हेलो दोस्तों, फाइनली आज के इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12 के केमिस्ट्री का महा मैराथन का 5वां क्लास। और इसके पहले हम 4 गो वीडियो डाल चुके हैं, तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। वहां से आप लोग जाकर वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि आपके इंटर फाइनल बोर्ड परीक्षा में जितना प्रश्न आएंगे ना, सभी प्रश्न यहीं से रहेंगे। तो आप लोग ना महा मैराथन क्लास का जितना वीडियो है ना, सभी वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। और वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को आप लोग अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। अभी आप लोग केमिस्ट्री का 80 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। एनिलीन मेथिल एमीन से कम क्षारीय है क्यों? एनिलीन है ना, वह मेथिल एमीन से कम क्षारीय है क्यों? आपके एग्जाम के लिए VVI क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप लोग लिखिएगा ना। एनिलीन के नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन के निर्जन जोड़ी रेजोनेंस में शामिल होता है। एनिलीन के नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन का जो निर्जन जोड़ी होता है ना, वह रेजोनेंस में शामिल होता है। जबकि मेथिल एमीन का जो होता है ना इलेक्ट्रॉन, वह शामिल नहीं होता है। उसके बाद आप लोग लिखिएगा, एनिलीन में नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने के कारण मेथिल एमीन के तुलना में कम क्षारीय होता है। यहाँ से आप लोग इसको याद रखिएगा। एनिलीन में नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने के कारण मेथिल एमीन के तुलना में कम क्षारीय होता है। यहाँ से आप लोग का सबसे सरल परिभाषा यहाँ से आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है ना, 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एल्डिहाइड कीटोन से अधिक क्रियाशील होता है क्यों? एल्डिहाइड है ना, वह कीटोन से अधिक क्रियाशील होता है क्यों? क्या एल्डिहाइड कीटोन से अधिक क्रियाशील होता है क्योंकि कीटोन के पास बल्की ग्रुप की संख्या एल्डिहाइड के तुलना में अधिक होता है। एल्डिहाइड होता है ना, वह कीटोन से अधिक क्रियाशील होता है क्यों? क्योंकि कीटोन के पास बल्की ग्रुप की संख्या एल्डिहाइड के तुलना में अधिक होता है, जो रिएजेंट के अटैक में बाधा उत्पन्न करता है। और रिएजेंट के अटैक में क्या करता है? बाधा को उत्पन्न करता है। इसीलिए एल्डिहाइड कीटोन से अधिक क्रियाशील होता है। इसका आप लोग सरल परिभाषा इसको याद रखिएगा। एल्डिहाइड कीटोन से अधिक क्रियाशील होता है क्योंकि कीटोन के पास बल्की ग्रुप की संख्या एल्डिहाइड के तुलना में अधिक होता है, जो रिएजेंट के अटैक में बाधा उत्पन्न करता है। इसीलिए एल्डिहाइड कीटोन से अधिक क्रियाशील होता है। अगला क्वेश्चन है ना, 82 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ना। क्वेश्चन कह रहा है, लिजेंड क्या है? लिजेंड क्या है? तो लिजेंड क्या है? उदासीन अणु या आयन जो सेंट्रल एटम या आयन को इलेक्ट्रॉन पेयर डिनोट करके कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं, उसे लिजेंड कहा जाता है। उदासीन अणु या आयन जो सेंट्रल एटम या आयन को इलेक्ट्रॉन पेयर डिनोट करके कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं, उसे लिजेंड कहा जाता है। आपके एग्जाम के लिए VVI क्वेश्चन है। प्रत्येक वर्ष आपके एग्जाम में यहाँ से वो क्वेश्चन रहता है, लिजेंड क्या है? तो इसका आंसर आप लोग लिखिएगा, उदासीन अणु या आयन जो सेंट्रल एटम या आयन को इलेक्ट्रॉन पेयर डिनोट करके कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं, उसे लिजेंड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ना, 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हीमोग्लोबिन में उपस्थित तत्व का नाम बताए। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व उपस्थित रहता है? तो आप सभी को पता होगा, हीमोग्लोबिन में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड Fe+2 उपस्थित होता है। Fe+2 किसको कहा जाता है? तो लोहा धातु को कहा जाता है। तो हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व उपस्थित रहता है? तो लोहा तत्व उपस्थित रहता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है ना, 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। देखिए 85 नंबर क्वेश्चन है ना, आई इफेक्ट और ई इफेक्ट में अंतर बताए। आई इफेक्ट और ई इफेक्ट में अंतर बताना है। तो एक बगल लिखिएगा आई इफेक्ट और दूसरा बगल लिखिएगा ई इफेक्ट। जब भी आप लोग को अंतर लिखना होता है ऐसे ही लिखिएगा। अंतर लिखने का सबसे बढ़िया तरीका है, एक बगल आई इफेक्ट और दूसरा बगल ई इफेक्ट। आई इफेक्ट में पहला अंतर लिखिएगा, यह अस्थायी प्रभाव होता है। कैसा प्रभाव होता है? तो अस्थायी प्रभाव होता है। इसमें आंशिक चार्ज उत्पन्न होता है। इसमें आंशिक चार्ज उत्पन्न होता है। और यह कैसा प्रभाव होता है? अस्थायी प्रभाव होता है। ई इफेक्ट कैसा प्रभाव होता है? तो अस्थायी प्रभाव होता है। इसमें एक एटम पर पॉजिटिव चार्ज और दूसरे पर निगेटिव चार्ज उत्पन्न होता है। इसमें नो एगो एटम पर पॉजिटिव चार्ज और दूसरे एटम पर निगेटिव चार्ज उत्पन्न होता है।
दूसरा अंतर आप लोग इसमें लिखिएगा ना, सिग्मा बॉन्ड को ऑपरेट किया जाता है, इसमें ना सिग्मा बॉन्ड को ऑपरेट किया जाता है और इसमें पाई बॉन्ड को ऑपरेट किया जाता है, इसमें पाई बॉन्ड को ऑपरेट किया जाता है। इसमें तीसरा अंतर लिखिएगा, पोलर इफेक्ट पर इफेक्ट कार्यरत रहता है, पोलर इफेक्ट पर जो इफेक्ट होता है ना वह कार्यरत रहता है। और इसमें लिखिएगा नॉन पोलर पर इफेक्ट कार्यरत रहता है, इसमें नॉन पोलर पर इफेक्ट क्या होता है तो कार्यरत रहता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, इसमें सिग्मा बॉन्ड को ऑपरेट किया जाता है और इसमें पाई बॉन्ड को ऑपरेट किया जाता है और इसमें पोलर इफेक्ट पर इफेक्ट होता है वह कार्यरत रहता है और इसमें नॉन पोलर पर इफेक्ट कार्यरत रहता है। अगला क्वेश्चन है ना 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इथेनॉल की अभिक्रिया PCl5 से कराई जाती है तो क्या होता है। इथेनॉल की अभिक्रिया PCl5 से कराई जाती है तो क्या होता है। इथेनॉल की अभिक्रिया PCl5 से कराई जाती है तो इथाइल क्लोराइड का निर्माण होता है। इथेनॉल की अभिक्रिया जब हम लोग PCl5 से कराते हैं ना तो इथाइल क्लोराइड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है तो इथाइल क्लोराइड का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है ना 87 नंबर क्वेश्चन है, बुर्ज रिएक्शन क्या है। देखिए बुर्ज रिएक्शन बहुत बारी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, इसको आप लोग आंख बंद करके याद रखिएगा। बुर्ज रिएक्शन क्या है, एल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु से कराई जाती है तो एल्केन का निर्माण होता है, इसे बुर्ज रिएक्शन कहते हैं। एल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया जब सोडियम धातु से कराया जाता है ना तो एल्केन का निर्माण होता है, इसे बुर्ज रिएक्शन कहते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा, एल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया जब सोडियम धातु से कराया जाता है तो एल्केन का निर्माण होता है तो इसे बुर्ज रिएक्शन कहते हैं। क्या कहा जाता है, बुर्ज रिएक्शन कहा जाता है। जैसे आप लोग नीचे देखिएगा, यहाँ पर आप लोग का अभिक्रिया कराया गया है, यहाँ पर आप लोग देखिएगा, यहाँ पर आपका हो गया एल्काइल हैलाइड। जब इसकी अभिक्रिया हम लोग सोडियम यानी Na धातु से करा रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा एल्केन का निर्माण हो रहा है तो इसे क्या कहते हैं, बुर्ज रिएक्शन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है नो 88 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है नो PCl5 ज्ञात है जबकि NCl5 ज्ञात नहीं है। PCl5 ज्ञात है जबकि NCl5 ज्ञात नहीं है। तो नाइट्रोजन ऑर्बिटल में d ऑर्बिटल अनुपस्थिति होने के कारण इनकी वैलेंसी मैक्सिमम 3 हो सकती है जबकि फास्फोरस की वैलेंसी 5 होती है, जिस कारण से PCl5 ज्ञात है और NCl5 ज्ञात नहीं है। आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा, नाइट्रोजन ऑर्बिटल में d ऑर्बिटल के अनुपस्थिति यानी उपस्थित नहीं रहता है। कौन सा ऑर्बिटल, तो d ऑर्बिटल उपस्थित नहीं रहता है, किसमें, तो नाइट्रोजन में, जिसके कारण इसकी वैलेंसी मैक्सिमम 3 हो सकती है। इसकी वैलेंसी जो होती है ना मैक्सिमम 3 हो सकती है जबकि फास्फोरस की वैलेंसी 5 हो सकती है, जिस कारण से PCl5 ज्ञात है और NCl5 ज्ञात नहीं है। अगला क्वेश्चन है ना 89 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कार्बाइल एमाइन रिएक्शन क्या है। कार्बाइल एमाइन रिएक्शन क्या है, तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा, प्राइमरी एमीन क्लोरोफॉर्म तथा KOH के साथ अभिक्रिया करता है तो कार्बाइल एमीन या आइसोसाइनाइड का निर्माण करता है। प्राइमरी एमीन होता है ना क्लोरोफॉर्म तथा KOH के साथ अभिक्रिया करता है ना तो कार्बाइल एमीन या आइसोसाइनाइड का निर्माण करता है, जिसे कार्बाइल एमाइन रिएक्शन कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, कार्बाइल एमाइन रिएक्शन कहा जाता है। जैसे आप लोग नीचे यहाँ पर रिएक्शन को दिखाया गया है, यहाँ पर आप लोग यहाँ से देखिएगा प्राइमरी एमीन हो गया, क्या हो गया, प्राइमरी एमीन। जब इसकी अभिक्रिया हम लोग क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ करा रहे हैं तो क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl3 और यहाँ पर KOH के साथ अभिक्रिया कराते हैं ना तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा, यहाँ पर किसका निर्माण हो रहा है, तो फिनाइल आइसोसाइनाइड का। इसी को कार्बाइल एमाइन रिएक्शन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ना 90 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ना, क्वेश्चन कह रहा है फ्लोरीन सिर्फ एक ऑक्सीडेशन स्टेट प्रकट करता है जबकि शेष हैलोजन ऑक्सीडेशन स्टेट प्रकट करता है। जबकि शेष क्या होता है, तो हैलोजन ऑक्सीडेशन स्टेट को प्रकट करता है। तो फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक और इसकी वैलेंसी सेल में d ऑर्बिटल अनुपस्थिति रहता है।
फ्लोरीन का जो विद्युत ऋणात्मकता होता है ना सर्वाधिक यानी सबसे अधिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसकी वैलेंसी शेल में डी ऑर्बिटल अनुपस्थित रहता है। इसका जो वैलेंसी शेल होता है ना इसमें डी ऑर्बिटल उपस्थित नहीं रहता है, जिसके कारण यह -1 यानी -1 ऑक्सीडेशन स्टेट को प्रकट करता है, जिसके कारण यह -1 ऑक्सीडेशन स्टेट को प्रकट करता है। जबकि अन्य सदस्य के वैलेंसी शेल में डी ऑर्बिटल उपस्थित होने के कारण यह +1 +3 +5 तथा +7 को प्रदर्शित करते हैं। आप लोग इसको याद रखिएगा। हैलोजन ग्रुप में ना फ्लोरीन ऐसा एक धातु है जो ऑक्सीडेशन स्टेट को प्रकट करता है। क्यों करता है? क्योंकि इसमें डी ऑर्बिटल अनुपस्थित रहता है, जिसके कारण यह -1 ऑक्सीडेशन स्टेट को प्रकट करता है। जबकि अन्य शेल के वैलेंसी शेल में क्या होते हैं? डी ऑर्बिटल उपस्थित रहते हैं, जिसके कारण +1 +3 +5 तथा +7 को प्रदर्शित करते हैं। इसीलिए फ्लोरीन क्या करता है? एक ऑक्सीडेशन स्टेट को प्रकट करता है। अगला क्वेश्चन है ना 91 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। देखिए क्वेश्चन है ना प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी में अंतर बताए। तो जब भी आप लोग को अंतर लिखना होगा तो आप लोग ऐसे ही लिखिएगा जैसे कि हम लिखे हैं। यहाँ पर आप लोग एक बगल लिखिएगा प्राइमरी वैलेंसी और दूसरा बगल लिखिएगा सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी में पहला अंतर लिखिएगा, प्राइमरी वैलेंसी सेंट्रल एटम या आयन के बराबर होता है। प्राइमरी वैलेंसी किसके बराबर होता है? तो सेंट्रल एटम या आयन के बराबर होता है। उसके बाद आप लोग इसमें लिखिएगा सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होता है। सेकेंडरी वैलेंसी होता है ना कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होता है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला आप लोग लिखिएगा इसमें यह वेरिएबल होता है। यह कैसा होता है? तो वेरिएबल होता है। प्राइमरी वैलेंसी कैसा होता है? तो वेरिएबल होता है। और सेकेंडरी वैलेंसी कैसा होता है? नॉन वेरिएबल होता है। सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है? नॉन वेरिएबल होता है। उसके बाद आप लोग लिखिएगा इसमें ना अगला क्वेश्चन है ना 91 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी में अंतर बताएं। तो जब भी आप लोग को अंतर लिखना होगा ना तो एक बगल लिखिएगा प्राइमरी वैलेंसी और दूसरा बगल लिखिएगा सेकेंडरी वैलेंसी। और जैसे हम इसमें लिखे अंतर नो आप लोग एग्जाम में ऐसे ही लिखिएगा। प्राइमरी वैलेंसी में पहला अंतर लिखिएगा, प्राइमरी वैलेंसी सेंट्रल एटम या आयन के बराबर होता है। प्राइमरी वैलेंसी होता है वह सेंट्रल एटम या आयन के बराबर होता है। और सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होता है। सेकेंडरी वैलेंसी किसके बराबर होता है? तो कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होता है। इसमें दूसरा अंतर आप लोग लिखिएगा ना, यह वेरिएबल होता है। यह कैसा होता है? तो वेरिएबल होता है। और यह नॉन वेरिएबल होता है। यह कैसा होता है? तो नॉन वेरिएबल होता है। उसके बाद आप लोग तीसरा इसमें लिखिएगा ना, यह नॉन डायरेक्शनल होता है। कैसा होता है? तो नॉन डायरेक्शनल होता है। इसे डॉटेड लाइन के द्वारा सूचित किया जाता है। प्राइमरी वैलेंसी को हम लोग डॉटेड लाइन को द्वारा सूचित किया जाता है। और यह कैसा होता है? तो नॉन डायरेक्शनल होता है। और सेकेंडरी वैलेंसी का होता है डायरेक्शनल होता है। इसे ठीक या सॉलिड लाइन के द्वारा सूचित किया जाता है। प्राइमरी वैलेंसी को हम लोग देखिएगा यहाँ पर डॉटेड लाइन के द्वारा सूचित करते हैं। और जो सेकेंडरी वैलेंसी होता है ना इसको हम लोग एक पतला लाइन के द्वारा सूचित करते हैं। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। सेकेंडरी वैलेंसी को हम लोग ठीक या सॉलिड लाइन के द्वारा सूचित किया जाता है और प्राइमरी वैलेंसी को हम लोग डॉटेड लाइन के द्वारा सूचित करते हैं। अगला क्वेश्चन है ना 92 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, डीएनए तथा आरएनए में अंतर बताएं। डीएनए और आरएनए के बीच में अंतर बताना है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन 5 नंबर में बहुत बार पूछा गया। इसको आप लोग याद रखिएगा। आपके 5 नंबर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। सबसे पहले आप लोग लिखिएगा डीएनए तथा आरएनए में निम्नलिखित अंतर है। डीएनए और आरएनए में निम्नलिखित अंतर है, यानी दोनों के बीच में बहुत सारा अंतर है। एक बगल आप लोग डीएनए लिखिएगा, दूसरा बगल आरएनए लिखिएगा। जब भी आप लोग को अंतर लिखना होगा तो आप लोग ऐसे ही लिखिएगा, एक बगल डीएनए और दूसरा बगल आरएनए। डीएनए में पहला अंतर लिखिएगा, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर पाया जाता है। डीएनए में क्या चीज पाया जाता है? तो डीऑक्सीराइबोज शुगर पाया जाता है। और आरएनए में क्या पाया जाता है? तो राइबोज शुगर पाया जाता है। आरएनए में क्या पाया जाता है? तो राइबोज शुगर पाया जाता है। इसके पास रेप्लिकेशन का गुण होता है। इसके पास किसका गुण होता है? तो रेप्लिकेशन का गुण होता है। और इसके पास रेप्लिकेशन का गुण नहीं पाया जाता है। आरएनए के पास नो रेप्लिकेशन का गुण नहीं पाया जाता है और डीएनए के पास रेप्लिकेशन का गुण पाया जाता है।
तीसरा अंतर आप लोग लिखिएगा ना, डीएनए अणुसूत्र में पाया जाता है। डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो अणुसूत्र में पाया जाता है। और आरएनए कहाँ पाया जाता है? कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। आरएनए कहाँ पाया जाता है? कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। आपके नो ऑब्जेक्टिव में यहाँ से क्वेश्चन रहता है, डीएनए कहाँ पाया जाता है? अणुसूत्र में। और आरएनए कहाँ पाया जाता है? तो कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद चौथा अंतर लिखिएगा, यह द्विकुंडलित होता है। यह कैसा होता है? द्विकुंडलित होता है। और यह कैसा होता है? एक कुंडलित होता है। आरएनए क्या होता है? एक कुंडलित होता है। डीएनए क्या होता है? द्विकुंडलित होता है। तो आप लोग का अभी नो इस वीडियो में हम आप लोग का लगभग 92 गो क्वेश्चन केमिस्ट्री का कंप्लीट करवा दिए हैं। यानी 5 गो महा मैराथन क्लास में केमिस्ट्री का 92 गो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। और आप लोग इसका पीडीएफ अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। वहां पर आप लोग का पूरा पीडीएफ फ्री में मिलेगा। और वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को आप लोग अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर ना क्लास 12 के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का वायरल सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कराया जा रहा है। तो आप लोग ना महा मैराथन क्लास का जितना वीडियो होगा ना, सभी वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा और वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा।